मैं अलजेब्रा की बेसिक्स को दो पार्ट में बांट देने वाला हूँ पढ़ने के लिए। पहला है टर्मिनोलॉजी और दूसरा है प्रॉपर्टीज़। टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है नेम, जितने भी नाम हैं। इसे भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी फुटबॉल या क्रिकेट की टीम में हैं, अगर आपको उस टीम की सक्सेस चाहिए तो आपके सारे प्लेयर्स के नाम अच्छे से पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप जब प्लान बनाओ तो आप क्लियरली कह सको कि राघव को ये करना है, पीटर को ये करना है। तो उसी तरह टर्म्स को जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो टर्म्स पहले जान लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। टर्मिनोलॉजी में हम पहले जानेंगे, आप ये ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कहीं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है? दीज आर नथिंग बट सिंबल्स। ये सिंबल्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स होती है, विथ मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल 5 minus 3/2 theta x p gamma 101,001। तो ये सारे क्या हैं? ये पहले सिंबल्स हैं और इन सब सिंबल्स की कुछ मीनिंग है। ये 5 -3/2 101, इन सब का मीनिंग क्या है? ये एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन ये थीटा, एक्स, पी या गामा, ये सारे जो हैं, ये सारे सिंबल्स हैं, वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल आती है वर्ड वैरी से। वैरी मतलब बदलना, जिनका वैल्यू, जिनका मान फिक्स नहीं होता है, जो बदलते हैं। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैथ्स में कई बार क्या, आगे चल के अब जितना भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें ऐसे नंबर्स या ऐसे अननोन चीज़ के बारे में पढ़ना होता है जिनका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होता। तो उनसे डील करने के लिए हमें इन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने सवाल सोल्व किया होगा कि वैसी कौन सी नंबर है जिसमें हम 50 ऐड कर दें, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 150 आ जाए। तो ऐसे ऐसे नंबर्स, तो ऐसे ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए जहाँ पे आपको ऑलरेडी आंसर पता नहीं होता है, तो आप उसे x मान लेते हैं या जो भी मान लेते हैं, तो इनकी वैल्यू तो फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिंपल याद रखना है। वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल वो सिंबल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं उन क्वांटिटीज़, उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता नहीं होती है एग्जैक्टली। तो ये थे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एग्जाम्पल से समझना इसे आसान होगा। जैसे 5x - 2y + 10। तो इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल्स हैं x y, ये कांस्टेंट्स हैं, इनकी कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है? साइन के साथ, माइनस प्लस को जोड़ करके ये पूरा एक्सप्रेशन बना है। तो इसे ही हम, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये नाम जानना काफ़ी ज़रूरी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे हम। माइनस प्लस, ये जो दो साइंस हैं, इनसे जो भी सीगमेंट पार्ट अलग होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल से समझूं, इसमें टर्म्स क्या क्या हो गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से? +5x - 2y एंड +10, ये 3 टर्म्स हो गए। एक और एग्जांपल लूँ मैं, 2t + 3s। तो इसके टर्म्स क्या क्या हो गए? 2t और 3s। इन्हें क्या बोलते हैं? हम टर्म्स बोलते हैं। तो टर्म्स ही मिल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं। ये था टर्मिनोलॉजी, इन्हें टर्म्स बोलते हैं और इस पूरे कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, अब टर्म्स के पार्ट्स को भी, के भी नाम होते हैं जिन्हें जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं इस टर्म को लूँ 5x, तो इसमें x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल को छोड़ के जो बचा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम इसे कोएफिशिएंट बोलेंगे। कोएफिशिएंट बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल से समझूं, -3x², तो इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x, और इसकी कोएफिशिएंट क्या है? 3? नहीं, 3 नहीं, इसकी कोएफिशिएंट है -3। याद रखिए, कोएफिशिएंट में सिर्फ कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट विथ सिंबल, सॉरी साइन, कांस्टेंट विथ साइन कोएफिशिएंट बोलते हैं।
तो हमने कोएफिशिएंट को जान लिया, टर्म्स को जान लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जान लिया। अच्छा, अब इंडेक्स किसे कहते हैं? अगर मैं यहाँ लिखूँ इंडेक्स किसे कहते हैं, इंडेक्स को आप पावर भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इस एग्जांपल से मैं समझूँ, एक टर्म ले लूँ मैं 3y², तो इसमें इंडेक्स क्या हो गया, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये 2, ये इंडेक्स हो गया इसका। अच्छा, तो ये था इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट या जो भी कहें, डिटेल में जाए बिना ये था टर्मिनोलॉजी, सिंपल सा। तो अब जानेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? अलजेब्रिक इक्वेशन इज नथिंग बट, जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, फॉर एग्जांपल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसे आप इक्वल के साइन से किसी भी वैल्यू से या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जो इससे अलग हो उससे आप इक्वेट कर देते हैं, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो ये अब अलजेब्रिक इक्वेशन बन चुका है। यहाँ 2x + 3y = 10y² भी लिख दूँ तो ये भी एक इक्वेशन बन चुका है। इक्वेशन वर्ड ही हिंट देती है, ये इक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है, तो इक्वालिटी के लिए ये इक्वल का साइन होना जरूरी है। तो दैट वाज अलजेब्रिक इक्वेशन। प्रॉपर्टीज अबाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। like terms are added only। इस बात सिंपल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ लाइक टर्म्स क्या होते हैं, पहले लाइक टर्म्स होते हैं टर्म्स विथ सेम वेरिएबल एंड इंडेक्स। अगर मैं एग्जांपल से इसे समझूँ, 5x³ 2x³, इन दोनों टर्म्स की वेरिएबल भी सेम है, इंडेक्स भी सेम है, पावर भी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म्स हो गए, लाइक टर्म्स। बट अगर मैं बात करूँ 5x एंड 2y, क्लियरली इनके वेरिएबल्स अलग हैं, तो ये डिसलाइक टर्म्स हुए, डिसलाइक टर्म्स। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, 2x² एंड 3x³, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स तो सेम है, पर मैंने क्या कहा, सिर्फ वेरिएबल नहीं, इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। इसका इंडेक्स है 2, इसकी इंडेक्स है 3, तो ये भी डिसलाइक टर्म्स हुए, मतलब एक जैसे टर्म्स नहीं है। ये लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे टर्म, डिसलाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे टर्म्स नहीं है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस एक ही प्रॉपर्टी है कि सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स ही जुड़ते हैं। अगर मैं कहूँ 2x + 3x and 2x + 3y, so this will be equal to 5x, but this will not be equal to 5xy or 5y like something। ये इतना ही रह जाएगा 2x + 3y। अब ये इससे आगे नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अगर मैं बोलूँ 2x² + 3x², क्या ये जुड़ सकता है? जी बिल्कुल जुड़ सकता है, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल सेम है, इंडेक्स भी सेम है, तो ये जुड़ जाएगा 5x²। दैट वाज सिंपल। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन के जैसा ही समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 5x को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 10x में से, तो 10x जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5x को, तो इसकी साइन चेंज कर देंगे, +5x है तो -5x हो जाएगा, बस इसको सोल्व करना है, ये 5x हो गया। तो दैट वाज अबाउट सब्ट्रैक्शन। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो ये सिंपल है, ये किसी भी टर्म्स के साथ, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2x × 3y, तो ये तो काफ़ी सिंपल सा ले रखा है। मैं अगर एक और की बात करूँ, -3x × 5y, तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोएफिशिएंट को करेंगे, फिर जाके वेरिएबल्स को करेंगे और सबको साथ में लिख देंगे, वही हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन।
तो सबसे पहले साइंस को करना है। तो इसकी साइन क्या है, इस टर्म की प्लस है, माइनस नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। 3y की क्या है, प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। आई होप ये सबको पता होगा ऑब्वियसली। तो साइन तो प्लस होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर करेंगे कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, ये हो गया 6। और फिर करेंगे वेरिएबल को मल्टीप्लाई, x इंटू वाई, एक्स वाई, सिंपल हो गया। चलिए अब इसमें करते हैं। सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके आगे है माइनस, इस टर्म की साइन है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होती है, माइनस। फिर कोएफिशिएंट को करेंगे, फिर 3 इंटू 5, 15। फिर वेरिएबल को करेंगे x इंटू वाई, 15xy, सिंपल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस 3x इंटू माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस को करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। कोएफिशिएंट 3 इंटू 2 6, वेरिएबल x इंटू एक्स नहीं, x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। आई होप ये सब जानते होंगे कि जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उनके जो इंडेक्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ये बेसिक आपने पढ़ा होगा, a इंटू एम इंटू ए इंटू एम इक्वल्स ए इंटू एम प्लस एन। ये ऐसे हो गया जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, वाई क्यूब इंटू वाई 5 इक्वल्स वाई टू द पावर 8। उसी तरह x इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसकी इंडेक्स कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैंने एक एक टर्म्स को लेके मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं एक से ज़्यादा टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन देखूँ तो वो भी काफ़ी सिंपल है। रूल यही रहना है, पहले साइंस फिर कोफिशिएंट फिर वेरिएबल। तो अब मैं दो टर्म्स वाली मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y को मल्टीप्लाई करना है मुझे, लेट्स से 2x से। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। तो पहले मैं 2x को इससे ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं 2x को इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस का प्लस रह जाएगा, फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2x को, ये तो उस पार्ट जैसा ही हो गया, एक टर्म को एक टर्म से मल्टीप्लाई करने वाले जैसा, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले किया था। तो साइन सेम है, प्लस प्लस का प्लस रह जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x इंटू एक्स पावर जुड़ जाएंगी 4x स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का प्लस रह जाएगा पहले, अब इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल वाला लेता हूँ, 2x माइनस 3y इंटू माइनस 2x। तो पहले इसको इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू 2, कोएफिशिएंट को मैंने मल्टीप्लाई किया 4x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 x इंटू वाई एक्स वाई, सिंपल। अब मैंने दो टर्म को एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, अब मैं दो टर्म्स को दो टर्म से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं हमेशा हर किसी को सीक्वेंस में, ग्रेडेशन में सीखने के लिए बोलता हूँ। इससे हमारे माइंड को ट्रेन करने का एक तरीका होता है, वो ग्रेडेशन से होनी चाहिए, सीढ़ी बाई सीढ़ी। आप इसको ऐसे समझिए, किसी भी इमारत को आप चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होती। हमारा ब्रेन भी जो है उसे ऐसे ही ट्रेन किया जाना चाहिए, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सीढ़ियाँ छलांगना चाहते हैं, 10 सीढ़ी या 20 सीढ़ी, कुछ कुछ तो ऐसे मान होते हैं 50 सीढ़ी एक साथ छलांगना चाहते हैं। तो अगर मैं टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन देखूँ, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 5y से, तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं इस टर्म को इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और लिखता जाऊंगा। तो आई होप ये सबको पता हो, 6x स्क्वायर प्लस 9xy। अब फिर मैं इससे इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 10xy और ये हो जाएगा 15y स्क्वायर। अब ये टोटल हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब एक छोटा सा स्टेप मैं कर सकता हूँ, आप देख सकते हो ये और ये टर्म्स दोनों लाइक्स हैं, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। एक्स वाई जो है वो वेरिएबल्स हैं, तो मैं इन्हें जोड़ सकता हूँ, बाकी सब नहीं जोड़ सकता हूँ। 19xy प्लस 15y स्क्वायर, तो ये थी मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज़ में और कुछ खास पढ़ना नहीं है, डिवीजन इस चैप्टर के बाद पढ़ना है। तो ये सारी थी बेसिक्स प्रॉपर्टीज़। अब मैं थोड़ा इक्वेशन को सोल्व करना सीख लेता हूँ, सोल्विंग एन इक्वेशन। मैं इसे भी थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, ये भी काफ़ी फंडामेंटल है, काफ़ी बेसिक है। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, 2x प्लस 3 इक्वल्स 11। तो अगर मैं इसका रूल लिखना चाहूँ साइड में, तो रूल लिखने से पहले इस पूरी इक्वेशन के पार्ट्स के नाम जानना जरूरी है। ये हो गया साइन ऑफ इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी के लेफ्ट पार्ट में जो है इसे बोलते हैं LHS और इसे बोलते हैं RHS। तो अगर मैं पूरे इक्वेशंस के नाम में पढ़ूँ तो ये हो जाएगा LHS इक्वल्स RHS। तो रूल कहता है, तो रूल में बस हमें ये जानना है LHS से RHS या RHS से LHS में ट्रांजिशन करने के लिए किसी भी टर्म को या किसी भी कोएफिशिएंट को एक तरफ से दूसरे तरफ साइन ऑफ इक्वलिटी के करने के क्या रूल्स होते हैं, बस उसे समझना है। फिर ये काफ़ी मज़ेदार गेम होने वाला है किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना। तो इसका रूल बड़ा सिंपल है, अगर कोई भी टर्म्स अगर LHS में या RHS में किसी भी तरफ प्लस साइन में हो, तो अगर हम उसे LHS से RHS में लेके जा रहे हैं, मतलब साइड बदल रहे हैं, तो वो प्लस का माइनस हो जाएगा। उल्टा भी, अगर RHS से LHS ला रहे हैं तो भी यही होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में है
तो ये डिवीजन में चला जाएगा, अगर डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये दो रूल्स काफ़ी सिंपल है, वो भी हम करके देखेंगे। ये दो रूल्स में कुछ प्रिकॉशन है जो हम अभी बताने वाले हैं। तो ये थे रूल्स, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो सोल्व करने का बेसिक रूल मैंने बता दिया। अब सोल्व करने का प्लान क्या है, इस गेम को खेलने का प्लान क्या है? गेम को खेलने का प्लान है एक्स को अकेला कर दो, जो भी वेरिएबल है उसे अकेला कर दो एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ कर दो। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं +3 को उस तरफ ले जाता हूँ, एक करके मैं इसे अकेला करना चाहता हूँ। तो 2x + 3 मैं इसकी साइड चेंज करना चाहता हूँ, तो +3 इस तरफ होकर क्या हो जाएगा -3, और जो था वो पहले से रहेगा नहीं, वो कहीं जाना है नहीं, उसका क्या होना है, वो गायब तो होगा नहीं। तो ये हो गई 8। ठीक है, सिंपल सा गेम। अब ये जो 2x है उसे ध्यान से देखेंगे। 2x का मतलब क्या होता है? 2 × x। तो मैंने क्या बोला, अभी x को अकेला करना है, सिर्फ x चाहिए मुझे एक तरफ। तो 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस तरफ जब जाएगा 2 तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाना है, तो 8/2। तो ये हो गया 4, तो बस x = 4, ये हो गया इक्वेशन सोल्व। फिर हम इसे चेक करना सीखेंगे, दोबारा सीखेंगे, बस मैं थोड़ा सा भी बेसिक्स बता दे रहा हूँ। अगर आप x की जगह पे 4 डाल दो तो देखो LHS और RHS दोनों बराबर हो जानी चाहिए। तो 2x कितना हो जाएगा, x की जगह पे 4 डालो तो 4 × 2 8 हो गया, और +3 कर दो, ये कितना हो गया 11। देखो 11 है ना, यानी हमने सही सोल्व किया। तो दिस वाज अबाउट सोल्विंग एन इक्वेशन। ये काफ़ी आसान सा सवाल था, धीरे धीरे हम अपग्रेड करेंगे, एक दो और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद रहे सोल्विंग एन इक्वेशन। एक और लेते हैं, जैसे कि 2 × x + 3 + 10 = 20। तो गेम क्या है? गेम है, अभी मैंने बताया x को अकेला करना किसी एक साइड। तो अकेला कैसे करेंगे, ये मैंने रूल्स बता दिया है। आप साइड चेंज कर सकते हो तो साइड चेंज करो, लेकिन साइड चेंज करते समय इन रूल्स का फॉलो करना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले 10 को अलग कर सकता हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट 2 को क्यों ना अलग कर दूँ या 3 को अलग क्यों ना कर दूँ। तो सीक्वेंस में अलग करना जरूरी है। सीक्वेंस मतलब आप कुछ को भी डायरेक्ट अलग नहीं कर सकते, आप सबसे पहले जो प्लस में है या माइनस में है आप उसे अलग कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ये दोनों रूल्स काफ़ी आसान है, प्लस माइनस में जो भी टर्म्स हो उन्हें अलग करना। लेकिन जो टर्म्स डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे ये 2 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है ये पूरे टर्म के साथ, तो इसे अलग करने के लिए एक एक्सेप्शन है, एक रूल है कि किसी भी टर्म को जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो उसे तभी अलग कर सकते हैं जब वो पूरे के पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये इक्वेशन ऐसा ना हो करके 2x + 3 ऐसा कुछ होता, या कोई इक्वेशन ऐसा होता x + 10 ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता, तो अभी जो ये 2 है, ये जो 3 है, इस पूरे साइड में पूरे में मल्टीप्लाइड है, पूरे में मल्टीप्लाइड है। लेकिन ये जो 2 है सिर्फ इतने में मल्टीप्लाइड है, 10 में मल्टीप्लाइड नहीं है। अगर ये कुछ ऐसा होता, ब्रैकेट में दे दूँ 2 पूरे में मल्टीप्लाइड है, तब मैं इसे डायरेक्ट 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो मैं उसे डिवीजन में यानी बटे में 2 लिख सकता था। बट अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल मेरा ये था, ये जो 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो सिर्फ x + 3 इस टर्म के साथ है, पूरे टर्म के साथ नहीं। तो सीक्वेंस फॉलो करना है सिंपल सा, कि सबसे पहले जो टर्म्स प्लस माइनस के साथ है उन्हें अलग करना है। तो मैं सबसे पहले +10 को उस तरफ ले जाता हूँ, तो +10 ये हो जाएगा +10 -10, ये 10 हो गई। जो बचा वो बाकी सबको वैसे ही लिखना है, तो x + 3/2। अब इसे, ये और की सिंबल है वो आप सब जानते हैं, नहीं भी जानते इसे हम और बोलते हैं, और मतलब या ये दोनों बात बराबर है इसलिए और बोलते हैं। तो अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में पूरे के पूरे में, तो अब मैं उसे इस तरफ लेके जा सकता हूँ। तो ये x + 3 = 2 हम इस तरफ ले आएंगे, तो 10/2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा x + 3। अब x = 5 - 3 + 3 का -3 2। दैट वाज अबाउट सॉल्विंग। ये प्रैक्टिस करने से ही आएगी धीरे धीरे। अगर मैं एक और सवाल सॉल्व करके देखूँ ताकि आप सबको अच्छे से याद हो जाए, तो ये होगा जैसे कि 3y + 20 = y। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूँ तो सबसे पहले ये मैंने s लिखा है, मेरे कहने का मतलब था वेरिएबल को एक तरफ करना है, बाकी सबको अलग करना है उससे। तो y को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये +y है, तो इस तरफ आके ये -y हो जाएगी। 30 को रहने देता हूँ, ये +20 है, तो ये इस तरफ आके -20 हो जाएगा। तो अगर ये लाइक टर्म्स हैं ये जुड़ सकते हैं, 2y सिंपल, और ये 10, y = 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में हो जाएगा, y = 5। आप इसे चेक करके देख सकते हो। ये था हमारा सॉल्यूशन। दैट वाज अबाउट सॉल्विंग एन इक्वेशन। ये इसके बेसिक्स थे। अच्छा, मैंने डिवीजन के रूल के बारे में तो एक भी सवाल लिया ही नहीं, चलो मैं उसे भी कर लेता हूँ। अगर मैं एक सवाल लूँ 2x + 3/4 = हाँ, तो ये है हमारा सवाल। अगर मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करूँ तो मैंने क्या बताया था, गेम क्या है, वेरिएबल को अलग करना। तो कैसे अलग करूँगा मैं, तो सबसे पहले ये जो 3 है ये पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन में, तो अभी मैंने बताया था इन दोनों को यूज़ करने के लिए ये जो मल्टीप्लिकेशन कोई भी टर्म्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में पूरे के पूरे टर्म्स में होना चाहिए। इस सिर्फ 2x में या सिर्फ 4 में होता, अगर मैं दिखाऊँ 2x + 3/4 ऐसे होता, या 2x + 4/3, तो मैं डायरेक्ट इस 3 को
दूसरे साइड नहीं लेके जा सकता था, बट यहाँ पे ये जो 3 है ये पूरे के साथ डिवीजन में है, तो अभी मैं इसका साइड चेंज कर सकता हूँ। तो साइड चेंज करने के लिए क्या है, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 2x + 4 = 6, डिवीजन में था तो ये इंटू 3 हो गया, ठीक है। ये 18 हो गया, 2x + 4। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं, 2x 18 - 4। अच्छा, क्या हम 2 को डायरेक्ट इस तरफ भी आप ले सकते थे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में नहीं, क्योंकि ये जो 2 है सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाइड है। अगर कुछ ऐसा होता, ये पूरे ब्रैकेट में होता, 2 पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता, तो देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बाहर कुछ भी प्लस माइनस में नहीं है, मतलब ये पूरे के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, तो अभी मैं उस तरफ लेके जा सकता था, बट अभी ये ब्रैकेट तो है नहीं, अभी मैं लेके नहीं जा सकता। ये सवाल है 2x + 4, तो सबसे पहले +4 को उस तरफ करना होगा, तो +4 - 4 हो जाएगा, ये 14 हो गया। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है और ये पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन पे, x = 14/2 = 7। दैट वाज इट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको, अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते कैसे हैं, अच्छे से समझते कैसे हैं। कईयों को लगता है कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बस सीख गया, एक बार समझ गया तो वो मैंने सीख लिया। नहीं, ये गलतफहमी है। आप कॉन्सेप्ट समझने से अपने ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं, नए तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो उस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में मदद करता है। बट क्योंकि वो न्यूरल कनेक्शंस नए हैं, वो काफ़ी कम बार बने हैं, तो आप उसे भूल सकते हैं, काफ़ी जल्दी भूल सकते हैं, बिल्कुल भूल सकते हैं। ये हमारी टेंडेंसी है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना, उसे समझ लेने तक ख़त्म नहीं होना हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। इससे सिर्फ न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इन न्यू न्यूरल कनेक्शंस को बार बार बनाने से तब जाके वो जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनली जाके, फर्मली जाके हमारे दिमाग में इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उसे इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग के बाद जस्ट बात, ताकि आप भूलें नहीं, नहीं तो आपको सारी मेहनत दोबारा करना पड़ेगा। तो आपको एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज में क्या होता है, आपको वो प्रॉब्लम्स दोबारा सोचना पड़ेगा, वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप जो भूल रहे होंगे उसे आप प्रेशर डाल के याद करना चाहेंगे कि आपने कैसे समझा था। तो ऐसे करके वो न्यूरल कनेक्शंस आप दोबारा बनाते, तिबारा बनाते, 10 बार बनाते, 12 बार बनाते, तब जाके आप उस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर पाते हैं। तो इसीलिए समझना सिर्फ काफ़ी नहीं है, आप यहाँ जो कुछ भी समझ रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, वो बस आप न्यू न्यूरल कनेक्शंस बना रहे हैं, आप उसे अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप जितने से जितने हो सके एक्सरसाइजेज बनाइए, बार बार बनाइए। अगर एक बार बना लिया तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये एक्सरसाइज बना लिया, अब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको आता है, फिर बनाइए, आप देखेंगे आप उसमें मास्टरी अचीव करने लग जाएंगे। So that was about how to learn a concept. First you understand, you make new neural connections, then you go for the exercises, you recreate those neural molecules again and again, और तब जाके आप वो firmly establish कर पाएंगे अपने mind में. I hope you understand my point. Thank you.